Hello guys, today we are going to discuss thermodynamics of galvanic shell. galvanic shell में दो हाफ शेल होते हैं, एक एनोड हाफ शेल और दोस्तों दूसरा कैथोड हाफ शेल. एनोड हाफ शेल दैट इज एनोड, उस इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड हाफ शेल पे रिडक्शन होता है. और एनोड हाफ शेल गैस आयन भी हो सकता है, मेटल आयन भी हो सकता है. मेनली ये दो ही मिलते हैं क्वेश्चन में. मेटल इनसॉल्युबल सोल्ट एनायन टाइप का हाफ शेल भी हो सकता है और ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ शेल भी हो सकता है. तो लास्ट दो टाइप के जो हाफ शेल हैं, हर टाइप के हाफ शेल के एग्जांपल बहुत सारे हो सकते हैं. गैस आयन में मेनली हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हम लोग यूज करते हैं. दोस्तों, थर्मोडायनेमिक्स ऑफ गैल्वेनिक शेल में हम लोग कुछ थर्मोडायनेमिक पैरामीटर ऑफ सेल रिएक्शन पढ़ने वाले हैं. थर्मोडायनेमिक पैरामीटर ऑफ सेल रिएक्शन में and thermodynamic parameter of cell reaction and quantities which are related to thermodynamic parameters of cell reaction are written here. You can jot it down. First, what is electrical work done by galvanic shell? ये हम देख चुके हैं पहले ही. NF E cell E नोट सेल कर देंगे तो ये वर्क डन मैक्सिमम जब भी पूछा जाए तो ये E नोट सेल कर दीजिए. स्पॉन्टेनिटी ऑफ सेल रिएक्शन थर्मोडायनेमिक्स में हमने पढ़ा था कि कांस्टेंट प्रेशर टेम्परेचर पे होने वाली सेल रिएक्शन जनरली कांस्टेंट प्रेशर टेम्परेचर पे ही होती है. तो कोई भी प्रोसेस जो कांस्टेंट प्रेशर टेम्परेचर पे होती है तो डेल्टा जी क्या होना चाहिए, उसका नेगेटिव होना चाहिए. डेल्टा जी नेगेटिव होगा तो ई सेल आपका पॉजिटिव होगा, क्योंकि हम ये रिलेशन जानते हैं. डेल्टा जी ऑफ सेल रिएक्शन इज माइनस NF E ऑफ सेल रिएक्शन. तो ये नेगेटिव होगा तो ये ऑटोमेटिकली आपका पॉजिटिव हो जाएगा. दिस इज द रिलेशन वी ऑलरेडी नो. हमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में स्पॉन्टेनिटी के लिए ये रिलेशन यूज होगा, ये बहुत कम यूज होगा, ये यूज होने वाला है. ये थर्मोडायनेमिक पैरामीटर है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सेल EMF है. सेल EMF अगर पॉजिटिव आता है तो हम बोलेंगे सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है. सेल EMF अगर नेगेटिव आते हैं हम बोलेंगे सेल रिएक्शन इज नॉट स्पॉन्टेनियस, बट इट कैन बी स्पॉन्टेनियस इन बैकवर्ड डायरेक्शन. यानी कि एनोड और कैथोड को रिवर्स कर दो, कैथोड को एनोड, एनोड को कैथोड. तो ई सेल पहले अगर नेगेटिव थी तब पॉजिटिव हो जाएगी, पहले अगर पॉजिटिव थी तब नेगेटिव हो जाएगी. वैल्यू ऑफ ई सेल वही रहेगी मैग्नीट्यूड वाइज. अगर एनोड को कैथोड और कैथोड को एनोड बना दें, यानी कि जब पहले ओरिजिनल स्टेट में ई सेल अगर आपकी x वोल्ट है और कैथोड को एनोड बना दो, एनोड को कैथोड, बाकी सब कंडीशन प्रेशर टेम्परेचर कॉन्सेंट्रेशन की सेम है, तो हम बोलेंगे ई सेल अब -x वोल्ट हो जाएगा. सेम कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं. कांस्टेंट प्रेशर टेम्परेचर पर होने वाली किसी भी प्रोसेस के लिए इक्विलिब्रियम कंडीशन है डेल्टा जी. सेल रिएक्शन कांस्टेंट प्रेशर टेम्परेचर पे हम लोग मानते हैं, कांस्टेंट प्रेशर पे ही होती है ज़्यादातर प्रोसेस. तो डेल्टा जी आपका 0 रहेगा तो ई सेल ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा इक्विलिब्रियम पे. और केमिकल इक्विलिब्रियम में हम लोग इक्विलिब्रियम की कंडीशन K = Q पढ़ चुके हैं. तो ये केमिकल इक्विलिब्रियम में इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इक्विलिब्रियम की कंडीशन है और ये थर्मोडायनेमिक्स में इक्विलिब्रियम की कंडीशन है. अलग अलग चैप्टर में इक्विलिब्रियम कंडीशन अलग अलग होती है. केमिकल काइनेटिक्स में भी इक्विलिब्रियम की कंडीशन हमने देखी थी रिएक्शन की, रिवर्सिबल रिएक्शन की. वो है RF = RB, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन = रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन. रेट की बात हम केमिकल काइनेटिक्स में करते हैं. तो अलग अलग चैप्टर में कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम आपकी अलग अलग है. टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ EMF, सेल रिएक्शन लिख दिया. टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ EMF मतलब EMF कैसे टेम्परेचर के साथ चेंज हो रहा है. ये हो जाएगा ET2 - ET1 / T2 - T1. ET2 सेल EMF at T2 केल्विन, ET1 सेल EMF T1 केल्विन. तो ये ET2 - ET1 / T2 - T1. स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर है तो हम लोग लिख सकते हैं DE/dt एज फॉर टेम्परेचर कोफिशिएंट. एंट्रोपी चेंज ऑफ सेल रिएक्शन क्या होगी. एंट्रोपी चेंज ऑफ सेल रिएक्शन N वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है. सेल रिएक्शन में दोनों साइड जो इलेक्ट्रॉन कैंसिल होते हैं वो N पुट करना होता है सब जगह. DE/dt n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है.
सेल ईएमएफ इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। तो ये टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ ईएमएफ को अगर हम n मल्टीप्लाइड बाय f से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डेल्टा एस ऑफ सेल रिएक्शन आ जाएगी। डेल्टा एच ऑफ सेल रिएक्शन, डेल्टा जी हम लोग निकालना जानते हैं, कैसे निकलता है, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल। तो यहाँ से ई सेल पता होगा तो डेल्टा जी आ जाएगा। डेल्टा एस हम यहाँ पे निकाल चुके हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ ईएमएफ आ जाएगा। तो पुट कर देंगे किसी खास टेम्परेचर के ऊपर, ये वैल्यू आ जाएगी डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन की। एफिशिएंसी ऑफ गैल्वेनिक सेल, कितना यूजफुल वर्क डन किया और कितनी हीट एनर्जी उस सेल रिएक्शन की है। तो हम लोग देखेंगे डेल्टा जी एंड डेल्टा एच कितना यूजफुल वर्क डन है और कितनी हीट एनर्जी है। इसको अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो परसेंटेज की फॉर्म में सेल एफिशिएंसी आ जाएगी। डेल्टा सीपी ऑफ सेल रिएक्शन, डेल्टा सीपी हम लोग पढ़ चुके हैं, सीपी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस सीपी ऑफ रिएक्टेंट इन सेल रिएक्शन। वो डेल्टा सीपी की वैल्यू एनएफटी डी स्क्वायर ई बाई डी टी स्क्वायर, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ डी बाई डी टी का डिफरेंशिएशन टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में कर दें तो ये आ जाएगा, दैट इज डिफरेंशियल ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ ईएमएफ, दिस वैल्यू इज। सब रिलेशन हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं इन डिटेल। ऑल दैट एक हीट एनर्जी कितनी एक्सचेंज होगी सेल रिएक्शन में, वो भी हम लोग देखने वाले हैं। तो दोस्तों वर्क डन बाय गैल्वेनिक सेल, लेट अस स्टार्ट वन बाय वन, सब हम लोग डिस्कस करते हैं। वर्क डन बाय गैल्वेनिक सेल, सबसे पहला हम लोग देखते हैं वर्क डन बाय गैल्वेनिक सेल। वर्क डन बाय गैल्वेनिक सेल क्या हो जाएगा आपका, वर्क डन, इलेक्ट्रिकल वर्क डन क्या होता है, इलेक्ट्रिकल वर्क डन होता है Q मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस। ये सेल पोटेंशियल हो गया आपका। Q की वैल्यू क्या हो गई, Q हो गया, अगर हम इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में बात करते हैं, अगर n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुए तो एक मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है F, और n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर एक्सचेंज हुए तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी NF हो जाएगी। तो Q को हम क्या लिख सकते हैं, NF लिख सकते हैं, NFE। तो इलेक्ट्रिकल वर्क डन का फॉर्मूला हो गया W इज इक्वल टू NFE। इलेक्ट्रिकल वर्क डन ये हो गया। आपको पूछेंगे इलेक्ट्रिकल वर्क डन कितना है, यूजफुल वर्क डन कितना है, व्हाट इज हाउ मच इलेक्ट्रिकल वर्क डन बाय द बैटरी और सेल, ये हो गया आपका वर्क डन। ये है, कोई बोले कि मैक्सिमम वर्क डन, तो जब भी मैक्सिमम वर्क डन पूछा जाए तो ई नॉट सेल कर दोगे आप, है ना। कभी पूछा जाएगा व्हाट इज मैक्सिमम वर्क डन बाय द बैटरी, तो एनएफ ई नॉट सेल निकाल लोगे, और ई नॉट की वैल्यू तो ई नॉट ओपी ऑफ ऑक्सीडेशन हाफ प्लस ई नॉट आरपी ऑफ रिडक्शन हाफ। हर सेल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ का ई नॉट ओपी एंड ई नॉट आरपी का समीशन कर दोगे तो ई नॉट सेल आ जाएगा आपका सीधा। तो दिस इज इलेक्ट्रिकल वर्क डन, मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल वर्क डन आपका एनएफ ई नोट कर दोगे। तो ये फॉर्मूला आपको डायरेक्टली काम आएंगे। इसको एसआई यूनिट में वोल्ट में पुट करो, इसकी एसआई वैल्यू 1 फैराडे की 96,500 कूलम और 96,485 होती है। एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन देखने पड़ेंगे सेल रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन कैंसिल कर रहे हैं, वो एन है यहाँ पर। तो जितने ज्यादा एन होंगे उतना ज्यादा इलेक्ट्रिकल वर्क डन बाय बैटरी होगा और सेल। फर्स्ट इज डन, सेकंड इज स्पॉन्टेनिटी ऑफ सेल रिएक्शन। थर्मोडायनेमिक्स से हम लोग जानते हैं कि डिक्रीज इन गिब्स एनर्जी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल वर्क डन, ये हम थर्मोडायनेमिक्स से जानते हैं। तो ये आ जाएगा डेल्टा जी इज इक्वल टू, अभी इलेक्ट्रिकल वर्क डन हमने देखा था NFE, अगर माइनस साइन को उधर ले जाएं तो ये हो जाएगा डेल्टा जी इज इक्वल टू NFE। तो डेल्टा जी इज इक्वल टू NFE, ये रिलेशन आप ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन, यानी कि एनोडिक ऑक्सीडेशन रिएक्शन के लिए भी लगा सकते हो, कैथोडिक रिडक्शन हाफ रिएक्शन के लिए भी लगा सकते हो, और नेट सेल रिएक्शन के लिए भी लगा सकते हो। अगर ये एनोडिक ऑक्सीडेशन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है तो ये डेल्टा जी ऑफ ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन आ जाएगा। ये रिडक्शन पोटेंशियल है कैथोडिक रिडक्शन का, तो ये आपका डेल्टा जी ऑफ कैथोडिक रिडक्शन हाफ रिएक्शन आ जाएगा। ये पूरे सेल का सेल पोटेंशियल है, ई सेल है, तो ये डेल्टा जी ऑफ कंप्लीट सेल रिएक्शन आ जाएगा।
डेल्टा जी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, एन भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज भी एक्सटेंसिव है, तो हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पर एन चेंज करेंगे तो डेल्टा जी ऑफ कोर्स कोई भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी चेंज होने वाली है। ये इंटेंसिव है, ये एक्सटेंसिव है, ये एक्सटेंसिव है। डेल्टा जी बाई एन एक्सटेंसिव बाई एक्सटेंसिव इज इंटेंसिव और ई आपके इंटेंसिव है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी को कभी भी जमा घटा गुणा भाग नहीं करते हैं, अलजेब्रिक ऑपरेशन नहीं करते हैं, तो दो हाफ रिएक्शन होंगी और उससे तीसरी हाफ रिएक्शन आप निकाल रहे हो, तो डेल्टा जी में ऑपरेट करें, ई में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में ऑपरेट ना करें, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से डेल्टा जी निकालने किसी भी रिएक्शन का, और सारे मैथमेटिकल ऑपरेशन डेल्टा जी में करें जब भी सेल पोटेंशियल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का आपस में कोई कोरिलेशन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा हो। बिकॉज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी आर एडिटिव इन नेचर and intensive property are not additive in nature, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और सेल पोटेंशियल पे अलजेब्रिक ऑपरेशन ना करें, बट आप डेल्टा जी, डेल्टा एच, डेल्टा एस ये सब थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, इन पे अलजेब्रिक ऑपरेशन करें। ये हो गया डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई। अगर हम स्पॉन्टेनिटी ऑफ सेल रिएक्शन की बात करें, कंप्लीट सेल रिएक्शन में ये सेल ईएमएफ या सेल पोटेंशियल हो जाएगा, और ये कंप्लीट सेल रिएक्शन का, रेडॉक्स रिएक्शन का गिब्स एनर्जी चेंज हो जाएगा। यहाँ पे डेल्टा जी नोट करेंगे तो ये एन एफ ई नोट आ जाएगा ऑफ कोर्स, और डेल्टा जी करेंगे किसी भी कंडीशन पे, स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं होगी तो ई आ जाएगा। दोनों स्टैंडर्ड कंडीशन में रहेंगे पर्टिकुलर सेल रिएक्शन के लिए। तो स्पॉन्टेनिटी के लिए क्या होता है हम लोग जानते हैं, यहाँ से इफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में काम आता रहेगा डेल्टा जी नेगेटिव, डेल्टा जी जीरो एंड डेल्टा जी पॉजिटिव, तो यहां से हमें आ जाएगा ई सेल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ई सेल आपका जीरो हो जाएगा और ई सेल आपका नेगेटिव हो जाएगा। ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव, ये नेगेटिव तो ये पॉजिटिव, क्योंकि माइनस साइन आ गया ना। ये क्या होगा, सेल विल वर्क स्पॉन्टेनियसली, सेल रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है, एंड दिस इज नॉन स्पॉन्टेनियस इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, लेकिन बैकवर्ड डायरेक्शन में सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, यानी कि एनोड को कैथोड और कैथोड को एनोड बना दें तो रिएक्शन जस्ट रिवर्स हो जाती है। तो कभी आपका ई सेल नेगेटिव आ जाए तो आप बड़े प्यार से क्वेश्चन में बोलोगे दिस सेल इज नॉट प्रॉपर्ली डिजाइन, दिस सेल इज नॉट प्रॉपर्ली डिजाइन। जिसको एनोड बनाना था उसको कैथोड बना दिया, और कैथोड बनाना था एनोड बना दिया। मान लीजिए आपका कोई भी सेल दे रखा है क्वेश्चन में, उसका ई सेल की वैल्यू माइनस 2.3 वोल्ट आ जाती है, तो उन्हीं कंडीशंस के ऊपर उस सेल को करेक्टली डिजाइन कर देंगे, यानी कि कैथोड को एनोड बना देंगे, एनोड को कैथोड बना देंगे, तो ई सेल प्लस 2.3 वोल्ट आ जाएगा। अगर पहले माइनस 2.3 वोल्ट था तो आपको कुछ नहीं करना, नेगेटिव आ गया तो कोई बात नहीं, आंसर तो आपको पता ही है, जस्ट साइन चेंज करना है और ई सेल पॉजिटिव आ जाएगा, फिर बोलेंगे नाउ दिस इज परफेक्टली डिजाइन। अब सेल बिल्कुल परफेक्ट है, कंस्ट्रक्शन ऑफ सेल इज परफेक्ट। तो ये स्पॉन्टेनिटी ऑफ सेल रिएक्शन, ये सब आपको ध्यान रखना है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। तो सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होने के लिए क्या होना चाहिए, ई सेल पॉजिटिव एंड डेल्टा जी ऑफ सेल रिएक्शन नेगेटिव होना चाहिए। इक्विलिब्रियम के लिए डेल्टा जी ऑफ सेल रिएक्शन पॉजिटिव। ये डेल्टा जी क्राइटेरियन ऑफ स्पॉन्टेनिटी हम क्यों लेकर चल रहे हैं, डेल्टा जी इसलिए लेकर चल रहे हैं क्योंकि डेल्टा जी कांस्टेंट प्रेशर टेम्परेचर पे कोई प्रोसेस हो रही हो, या फिर यहाँ पे सेल रिएक्शन हो रही है, कोई भी प्रोसेस तो कांस्टेंट प्रेशर टेम्परेचर पे हो रही है, तो डेल्टा जी क्राइटेरियन ऑफ स्पॉन्टेनिटी होता है। डेल्टा जी नेगेटिव तो स्पॉन्टेनियस, डेल्टा जी पॉजिटिव तो नॉन स्पॉन्टेनियस इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, एंड डेल्टा जी जीरो मतलब प्रोसेस इज एट थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। तो ये कंडीशन हमें ध्यान रहनी चाहिए ऑल द टाइम्स। अब हम कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की बात करें तो कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम तो हमें ऑलरेडी पता है। व्हाट इज द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, अलग अलग चैप्टर पे कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अलग अलग होती है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में सब में खूब काम आएगी। कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम
जब सेल रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट पे पहुंच जाएगी, अगर सेल रिएक्शन रिवर्सिबल है तो सेल रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट में पहुंच जाएगी। बताओ थर्मोडायनेमिक्स में कांस्टेंट प्रेशर टेम्परेचर पे होने वाली प्रोसेस की इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या थी? डेल्टा जी जीरो। केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या थी? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिएक्शन कांस्टेंट के बराबर हो जाता है। और यहाँ पर Q का मतलब QPC है मैथमेटिकली, ये सुनो। वैसे थर्मोडायनेमिक एक्टिव मास की फॉर्म का है, QA है एक्टिव मास। गैस का एक्टिव मास होता है, जैसे गैस का प्रेशर हम क्या लेकर चलते हैं वो बता रहा हूँ। गैस का प्रेशर अगर आपका 0.5 ATM है या 0.5 बार है, ATM और बार को सेम लेकर चले आप, जब तक कन्वर्जन बहुत ज़्यादा आंसर पास ना हो, तो 0.5 ATM या 0.5 बार है तो उसका एक्टिव मास 0.5 आ जाएगा, क्योंकि एक्टिव मास और एक्टिविटी और इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ केमिकल स्पीसीज यूनिटलेस डायमेंशनलेस होती है। अगर सॉल्यूशन में तो किसी का भी प्रेशर इन ATM डिवाइड बाई 1 ATM स्टैंडर्ड प्रेशर डिवाइड कर देंगे तो गैसियस केमिकल स्पीसीज का आपका एक्टिव मास आ जाएगा। और यहाँ पे एक्टिव मास वाला Q है, रिएक्शन कोएफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ एक्टिव मास। ऊपर एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट, नीचे एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट रेज़ टू पावर देयर रिस्पेक्टिव कोएफिशिएंट। अगर कोई सॉल्यूशन फेज में है, आयन मॉलिक्यूल कुछ भी, तो हम उसकी जो मोलर कॉन्सेंट्रेशन है डिवाइड बाई 1 मोलर कर देंगे तो आपका एक्टिव मास ऑफ केमिकल स्पीसीज आ जाएगा। फॉर एग्जांपल नाइट्रेट आयन सॉल्यूशन में, जिंक आयन सॉल्यूशन में है, पर्टिकुलर आयन की कॉन्सेंट्रेशन 0.5 मोलर है, तो 0.5 मोलर डिवाइड बाई 1 मोलर इज एक्टिव मास फॉर आर कंसिडरेशन। हालांकि ये सिर्फ डाइल्यूट सॉल्यूशन और आइडियल गैस के लिए ही ट्रू है, बट हम यही लेकर चलते हैं। तो इक्विलिब्रियम में कंडीशन आपने ये पढ़ी, अब थर्मोडायनेमिक्स में कंडीशन ये पढ़ी, और यहाँ पर कंडीशन ई सेल इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। कैसे, ये तो आप समझ गए। डेल्टा जी ऑफ सेल रिएक्शन इज इक्वल टू माइनस NF ऑफ सेल EMF और सेल पोटेंशियल। जब ये 0 होगा इक्विलिब्रियम पे तो दोस्तों ये भी 0 होगा। तो ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की कंडीशन हो गई, ये केमिकल इक्विलिब्रियम की कंडीशन हो गई, और ये थर्मोडायनेमिक्स की कांस्टेंट प्रेशर टेम्परेचर होने वाली सेल रिएक्शन या किसी प्रोसेस के लिए इक्विलिब्रियम की कंडीशन हो गई। और केमिकल काइनेटिक्स में इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है RF इज इक्वल टू RB। डायनेमिक इक्विलिब्रियम है तो नॉट इक्वल टू 0। दोनों रेट कुछ ना कुछ होने चाहिए, 0 नहीं होने चाहिए। ये कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम काइनेटिक्स के अनुसार है, ठीक है। तो हर चैप्टर में कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अलग अलग होती है। तो यहाँ पे कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम आ गई, ये न्यूमेरिकल में खूब यूज होगी, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकालना। एक चीज बता देता हूँ मैं आपको कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकल गई तो केमिकली और आयनिक इक्विलिब्रियम के जैसे आप न्यूमेरिकल करते थे, बिल्कुल उसी तर्ज पे न्यूमेरिकल को आगे बढ़ा सकते हो इफ यू विश। अब ये कैसे निकलेगा? K इज इक्वल टू Q, आप लोग जानते हो डेल्टा E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 25 डिग्री सेल्सियस पे है तो 0.0591 डिवाइड बाई n log ऑफ Q। पुटिंग द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ये तो बिंदास है। इक्विलिब्रियम की कंडीशन पुट करेंगे तो ये 0 आ जाएगा आपका, और Q की जगह क्या पुट कर देंगे? K इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पुट कर देंगे, यानी कि KPC हो जाएगा। ये C कॉन्सेंट्रेशन जो सॉल्यूशन फेज में है, जो गैसियस फेज में है, उसका प्रेशर है ATM और बार। पास्कल में मत कर देना प्रेशर, ATM और बार में ही पुट करना है। एक्टिव मास जो प्रेशर ATM में होता है वही वैल्यू ले लो आप एक्टिव मास की फॉर योर कंसिडरेशन। तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होगी दोस्तों? ये 0 हो गया, और ये क्या हो गया? Q की जगह लिख सकते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब इसी को ही हम लोग लिख सकते हैं, ये 0 आ गया तो E नॉट सेल को इधर ले आओ, तो ये आ गया कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। बहुत काम की चीज है, वेरी यूजफुल वाइट क्विज एंड न्यूमेरिकल्स। अगर आपको E नॉट सेल पता चल जाए, E नॉट सेल कैसे पता चलेगा? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड SRP दिया हुआ होगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से उठाकर डायरेक्टली वैल्यू न्यूमेरिकल में दी हुई होती है। तो E नॉट सेल तो उससे निकल जाएगा, E नॉट OP ऑफ एनोड हाफ शेल रिएक्शन प्लस E नॉट RP ऑफ कैथोड हाफ शेल रिएक्शन का समेशन करते ही E नॉट सेल आ जाएगा। ये आ गया
तो n तो आपके आ ही जाता है। जब नेट सेल रिएक्शन लिखते हो तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नेट इलेक्ट्रॉन जो कैंसिल होते हैं वो n होता है, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है वो आ जाएगा आपसे। बस ई नोट सेल आना चाहिए। सेल रिएक्शन से n और q निकालते हो तो n निकाल लोगे अभी यहाँ पर, तो ई नोट सेल आपका निकल गया। वो 99% गिवन इंफॉर्मेशन होती है न्यूमेरिकल में। एनोड और कैथोड हाफ शेल का ई नोट डायरेक्टली क्वेश्चन में दिया हुआ होता है स्टैंडर्ड रिडक्शन प्रोडक्टिविटी फॉर्म में मोस्टली, तो ई नोट आ जाएगा, ठीक है। एन सेल रिएक्शन से आ जाएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ गया। एक बार इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ गया तो आगे आप बिंदास क्वेश्चन कर सकते हो। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही पूछेंगे। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने का एक और तरीका है, बताओ। डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन ऑफ के इक्विलिब्रियम। डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नोट। ये ई नोट सेल है तो डेल्टा जी नोट ऑफ सेल रिएक्शन आ जाएगा। तो यहां पर आप ई नोट सेल से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल सकते हो। ई नोट जानते हो तो डेल्टा जी नोट ऑटोमेटिकली जानते हो, डेल्टा जी नोट पुट कर दोगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यहां से भी आ जाएगा। चाहिए यहाँ इस थर्मोडायनामिक रिलेशन से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालो, बात दोनों की सेम ही है। या ई नोट से निकाल लिया, अब ई नोट से डेल्टा जी नोट निकाल ही सकते हैं। अब डेल्टा जी नोट आ गया तो भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इससे भी आ जाएगा, इससे भी। अगर आपको ध्यान हो, ये नस्ट इक्वेशन जो हमने लिखी थी अभी, इसका डेरिवेशन किससे किया था? इसी रिलेशन से तो किया था, इसी रिलेशन से किया था। डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई से हमने किया था। सो दिस इज द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएगा आपका? सेल पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम मतलब सेल पोटेंशियल जीरो। तो ई सेल क्या होता है? रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड हाफ शेल माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड हाफ शेल, ये होता है ई सेल। ये तो जानते हैं आप। अगर एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, यहाँ पे ओपी लिखना चाहते हो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो आप प्लस कर दो, ठीक है। क्योंकि किसी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाफ शेल का x वोल्ट है, तो उसी कंडीशन के ऊपर रिडक्शन पोटेंशियल माइनस x वोल्ट होगा। एज सिंपल एज दैट। बुक में जनरली ये लिखा रहता है, पर हम क्या यूज करते हैं, यहाँ पे एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस कर दो, कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल वो भी प्लस। सिंपल चीज। दो हाफ रिएक्शन को ऐड करने से कंप्लीट सेल रिएक्शन आती है। दोनों हाफ रिएक्शन के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ऐड करके नेट सेल पोटेंशियल आता है। वो सिंपल तरीका ध्यान रखने का, उससे आपकी कभी गलती नहीं होगी। पर ये फॉर्मूला बुक्स में क्यों लिखा रहता है? ये फॉर्मूला इसलिए लिखा होता है क्योंकि जनरली रिडक्शन पोटेंशियल ही ई नोट आरपी ही गिवन इंफॉर्मेशन होती है न्यूमेरिकल में। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ई नोट आरपी के हिसाब से बहुत हाफ रिएक्शन सजाई हुई होती है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, इसलिए वही वैल्यू डायरेक्टली उठा के देते हैं। इसलिए रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में डेटा देने का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का ज्यादा फैशन है। तो रिडक्शन पोटेंशियल ये हो गया। बताओ इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएगा? ये जीरो हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इक्विलिब्रियम पोटेंशियल? रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड हाफ शेल इज इक्वल टू रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड हाफ शेल। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ कैथोड हाफ शेल इज इक्वल टू ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड हाफ शेल। इसको माइनस करके लिख दो इधर, ई रिडक्शन को माइनस 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 चला गया। क्या मतलब हुआ इसका? कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे ये सब चीजें हैं आपकी। व्हाट वी मीन बाय इट? एनोड और कैथोड के बीच में वायर होता है जिसके थ्रू इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं एक्सटर्नल सर्किट में। अगर एनोड और कैथोड वाले दो पॉइंट का, एनोड वाला पॉइंट कैथोड वाला मेटल रोड के दो पॉइंट पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दोनों का बराबर हो जाए, x वोल्ट और x वोल्ट, दोनों का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लो या दोनों का रिडक्शन, दोनों का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल x वोल्ट और x वोल्ट है, तो पोटेंशियल डिफरेंट अक्रॉस द वायर जीरो हो गया, यानी कि सेल पोटेंशियल जीरो हो गया। दैट मीन्स अब करंट फ्लो नहीं करेगा, यानी कि जब करंट ही नहीं दे रहा तो सोर्स ऑफ करंट ही है गैल्वेनिक सेल, तो गैल्वेनिक सेल स्टॉप वर्किंग। हमारे लिए कॉमर्शियली हम यूज करें तो गैल्वेनिक सेल काम करना बंद कर दिया। दोनों का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बराबर होगा, दोनों इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल, तो वायर में करंट बहना बंद कर देगा। हम बोलेंगे सेल अब काम करना बंद कर दिया। तो जब सेल डेड हो जाता है इट मींस सेल रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आ गई। यस और नो?
जब सेल डेड हो जाता है तो सेल रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आ जाएगी। जनरली इनिशियली हम क्या लेकर चलते हैं कि दोनों एनोड और कैथोड को स्टैंडर्ड कंडीशन पे रखते हैं। तो इनिशियल स्टैंडर्ड कंडीशन पे रखेंगे तो जो सेल पोटेंशियल ऑफ सेल होगा इनिशियली वो ई नोट सेल के बराबर होगा, क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशन किया है। जनरली ऐसा हम मानकर चलते हैं, कुछ भी नहीं बोला हो तो, हालांकि ऐसा जरूरी नहीं है। तो अगर हम इसका ग्राफ देखें कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम का, अगर हम इसका ग्राफ देखें तो स्टार्टिंग में क्या होगा, स्टार्टिंग में एनोड और कैथोड का इस पे ऑक्सीडेशन, इस पे रिडक्शन, तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बहुत ज्यादा होता है एनोड का, और कैथोड का रिडक्शन तो ज्यादा होता है लेकिन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम होता है। तो एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा स्टार्टिंग में चार्ज सेपरेशन की वजह से, कैथोड में चार्ज सेपरेशन की वजह से रिडक्शन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बहुत कम होगा। धीरे धीरे क्या होगा, एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल घटेगा, कैथोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बढ़ेगा, और दोनों का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बराबर हो जाएगा, तो ई सेल जीरो हो जाएगा। अगर रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म में बात करें तो स्टार्टिंग में कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है, एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है। भाई यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है तो बिगनिंग में इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होना ही चाहिए, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड का ज्यादा है, एनोड का कम है। क्या होगा, धीरे धीरे रिएक्शन प्रोग्रेस होगी तो कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा, एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ेगा, और जब इक्विलिब्रियम पे आएगी तो दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल बराबर हो जाएगा। उसी तो बोलते हैं ई सेल जीरो, दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल बराबर हो जाए तो वो इक्विलिब्रियम। अब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया अक्रॉस द इलेक्ट्रोड्स, अक्रॉस द वायर, सो नो करंट देयर। तो दोस्तों अगर मैं डैनियल सेल का एग्जांपल ले लेता हूं, Zn प्लस 2 Cu प्लस 2 Cu, इसमें Zn प्लस 2 से Zn जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है वो 0.76 वोल्ट माइनस था, और Cu प्लस 2 टू Cu जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है वो 0.34 वोल्ट है। ये तो स्टैंडर्ड है। तो स्टार्टिंग में तो हम दोनों इलेक्ट्रोड को स्टैंडर्ड कंडीशन पे लेके चले, कुछ भी नहीं बोला होता ऐसा, हालांकि ऐसा जरूरी नहीं है। तो एक मैं ग्राफ बनाता हूं आपका, यहाँ पे मैं वाई एक्सिस पे रिडक्शन पोटेंशियल लेता हूँ, एक्स एक्सिस पे मैं टाइम ले लेता हूँ। जैसे जैसे आपका सेल यूज होता है तो टाइम आगे बढ़ता है, रिडक्शन पोटेंशियल वाई एक्सिस पे लेता हूँ। स्टार्टिंग में ई नोट आरपी दोनों इलेक्ट्रोड को स्टैंडर्ड कंडीशन पे लेके चल लेते हैं फॉर कंसिडरेशन। तो दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल, ये तो रिडक्शन पोटेंशियल हो गया, तो मान लेता हूं ये जीरो नहीं है, इस पे कोई नेगेटिव वैल्यू है, तो इधर मैं मान लेता हूं माइनस 0.76 वोल्ट, इधर ये वैल्यू है, और ये है माइनस 0.34 वोल्ट। ठीक है, दोनों ही रिडक्शन पोटेंशियल। कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल और एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल, कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है इनिशियली और एनोड का कम है। इसका रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ेगा और इसका रिडक्शन पोटेंशियल घटेगा। नेक्स्ट इक्वेशन से देख सकते हो, है ना। तो ये घटेगा जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगी, ये बढ़ेगा जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगी, और एक टाइम पे दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। एंड दिस इज कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। यहाँ पे EOP ऑफ CHC क्या हो गया, रिडक्शन पोटेंशियल दोनों का क्या हो गया, बराबर हो गया। E रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड यानी कि एनोड हाफ सेल इज इक्वल टू E रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड हाफ सेल, वो हो गया। और इक्विलिब्रियम पे हो गया तो इक्विलिब्रियम पे रहेगा। तो हम क्या करें दोबारा से, अगर ये सेकेंडरी सेल है, सेकेंडरी सेल मतलब जिसको चार्ज किया जा सकता है, रिचार्ज किया जा सकता है, थाउजेंड्स ऑफ टाइम, बहुत बार उनको चार्जिंग डिस्चार्जिंग की जा सकती है। वह डिस्चार्ज हुआ फिर उसको चार्ज कर दो। चार्ज करने के लिए क्या करेंगे, जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस है उसका चार्जिंग के टाइम पे मान लीजिए 2 वोल्ट है, तो हम एक्सटर्नल बैटरी लगाएंगे। जैसे हमारे कार में लेड स्टोरेज बैटरी जनरली यूज होती है, तो उसका वो डेड हो गई, डिस्चार्ज हो गई, ठीक है, सेल रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आ गई। तो हम क्या करें उसका, अब उसको चार्ज करना है तभी हमारी गाड़ी स्टार्ट होगी, है ना। तो व्हाट शुड बी डन, उसको हम क्या करते हैं कि बाहर से दूसरी बैटरी लेके आते हैं मैकेनिक से, अगर रास्ते में कहीं पे हमारा डिस्चार्जिंग होगी कंप्लीट,
और वो हाई पोटेंशियल डिफरेंस की होगी, तो उसको क्या करते हैं, उससे लगाकर चार्जिंग कर देते हैं। यस और नो? तो क्या होगी, अगर डिस्चार्जिंग की रिएक्शन ए गिविंग बी है तो चार्जिंग के टाइम पे रिएक्शन जस्ट उल्टी हो जाएगी। यानी कि जहां एनोड, जहां ये एनोड था और ये कैथोड था, चार्जिंग के टाइम पे यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा और यहाँ पे रिडक्शन होगा। तो चार्जिंग के टाइम पे ये एनोड का काम करेगा और ये कैथोड का। और चार्जिंग के टाइम पे गैल्वेनिक सेल को जब हम चार्ज कर रहे हैं तो जो भी पोटेंशियल है, पोटेंशियल तो उस टाइम पे अगर कंप्लीटली डिस्चार्ज हो गया तो जीरो हो जाएगा ये सेल। लेकिन कभी भी पूरा डिस्चार्ज नहीं हुआ फिर भी हम चार्ज करना चाहते हैं तो मान लीजिए 2.3 वोल्ट है या 2 वोल्ट मान लीजिए सिंपल वैल्यू, उस टाइम पे ई सेल की वैल्यू 2 वोल्ट है। तो जो एक्सटर्नल बैटरी हम लगा रहे हैं चार्जिंग के लिए उसका 2 वोल्ट से ज़्यादा सेल पोटेंशियल होना चाहिए उस बैटरी का, तभी वो उसको चार्ज कर सकती है। जैसे फिजिक्स में आप पढ़ते हो कि क्या हो जाएगा, 2 वोल्ट है, अपोजिट पोलरिटी के साथ 3 वोल्ट लगा दिया तो नेट 1 वोल्ट वाला पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा और वो उसको चार्ज कर देगा इलेक्ट्रॉन वापस डायरेक्शन में, पर अपोजिट पोलरिटी होना चाहिए। जैसे फिजिक्स में सर्किट पढ़ते हो, ये 2 वोल्ट है, इस तरह एक सर्किट है ना, ये 2 वोल्ट है, ये 3 वोल्ट है, तो इन दोनों को हटाकर क्या कर सकते हैं, अपोजिट पोलरिटी होगी, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो नेट हम क्या लिख सकते हैं, इसको हटाकर 1 वोल्ट लिख सकते हैं इसको हम हटाकर। तो नेट इट इज द सेम थिंग जो फिजिक्स में सर्किट की तरह डायग्राम में आप पढ़ते हो, सेम उसी चीज की मैं बात कर रहा हूँ। तो जब भी हम चार्जिंग करेंगे गैल्वेनिक सेल को तो इट विल एक्ट एज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल तो जहां पे रिडक्शन हो रहा था वहां पे ऑक्सीडेशन होगा, जहां ऑक्सीडेशन हो रहा था वहां पे रिडक्शन होगा। कब? चार्जिंग के टाइम पे। डिस्चार्जिंग पे, जहां पे डिस्चार्जिंग में जो कैथोड था जहां पे रिडक्शन हो रहा था, अब वो चार्जिंग के टाइम पे एनोड का काम करेगा, वहां पे ऑक्सीडेशन होगा। डिस्चार्जिंग के टाइम पे एनोड पे आपका एनोड था तो वो क्या काम कर रहा था, ऑक्सीडेशन हो रहा था। अब क्या चार्जिंग के टाइम पे क्या हो, रिडक्शन होगा उधर, तो वो अब कैथोड के रूप में काम करेगा। ये सब नो। और इसलिए हम बोलते हैं कि एनोड की पोलरिटी नेगेटिव, कैथोड की पॉजिटिव होगी गैल्वेनिक सेल में, लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या हो जाएगी, एनोड की पॉजिटिव पोलरिटी और कैथोड की नेगेटिव होती है। जस्ट ये हो गया आपका कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ग्राफिकली हमने इसका इंटरप्रिटेशन देखा। अब कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, यहाँ पे ई नोड सेल क्या आ गया बच्चों, बहुत सिंपल है, Zn से Zn+2 ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल की बजाय ऑक्सीडेशन बनाओ और ऐड करो, माइनस से प्लस कर दिया। यहाँ तो रिडक्शन ही हो रहा है, कैथोड है तो इसका तो रिडक्शन पोटेंशियल ही ऐड करना है। जिसका रिडक्शन हो रहा है उसका रिडक्शन पोटेंशियल, जिसका ऑक्सीडेशन तो ऑक्सीडेशन। ये दोनों स्टैंडर्ड है तो ये ई नोड सेल, ये भी स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल आएगा। ये 1.1 वोल्ट आ गया, ये 1.1 वोल्ट आ गया। अब वक्त के साथ साथ जैसे जैसे हम स्टार्टिंग में स्टैंडर्ड कंडीशन पे ले लें तो वक्त के साथ साथ क्या होगा, सेल पोटेंशियल धीरे धीरे कम होता चला जाता है। जिस टाइम पे बैटरी आपकी डेड हो जाती है उस टाइम पे हम बोलते हैं कि सेल की वैल्यू 0 हो गई, सेल रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आ गई। तो अगर मैं गैल्वेनिक सेल का एक एग्जांपल, अगर मैं एक इक्वेशन यूज करूं कि ई सेल की वैल्यू वक्त के साथ साथ क्या होगी, तो ई नोट सेल माइनस मैं 2.303 कर देता हूँ तुलना, RT/NF log Q। Q में Q क्या हो गया, किसी भी स्टेट कंडीशन पे जिंक आयन बटे में कॉपर आयन फॉर डैनियल सेल, ये हो जाएगा, है ना। Q सेल रिएक्शन लिखोगे उस हिसाब से Q आप लिख सकते हो। तो क्या हो गया, अगर मैं एक ग्राफ बनाऊं, जो मैंने बोला उसी को मैं ग्राफिकली अगर रिप्रेजेंट करूं तो क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस पे मैं log Q ले रहा हूं, ठीक है, और वाई एक्सिस पे मैं सेल पोटेंशियल किस तरह चेंज हो रहा है वो देख रहा हूं, ठीक है। तो ये मेरा x हो गया, ये मेरा y हो गया। कंपेयर करें, y इज इक्वल टू mx, ये x हो गया, ये y हो गया, ये नोट सेल। अब ये क्या हो गया आपका, ये आपका स्लोप हो गया, स्लोप नेगेटिव है
वाई इंटरसेप्ट अगर स्पॉन्टेनियस है तो स्टार्टिंग में ई नोट सेल हम स्टैंडर्ड कंडीशन लेके चलते हैं, तो ई नोट सेल क्या रहेगा, जीरो रहेगा, सॉरी ई नोट सेल पॉजिटिव रहेगा, ई सेल भी पॉजिटिव होना चाहिए, जब इक्विलिब्रियम पे होगा तब जीरो होना चाहिए, पॉजिटिव से जीरो की तरफ जाएगा स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शन के लिए। तो ये क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा फॉर स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शन। तो ई सेल पॉजिटिव होगा फॉर स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शन, तो ग्राफ तो इस एक्सिस के ऊपर ऊपर आएगा, पॉजिटिव रहेगा, ई सेल पॉजिटिव वाई एक्सिस साइड आएगा। स्लोप नेगेटिव है तो ऐसे गिरती हुई लाइन होगी, ई नोट सेल पॉजिटिव, वाई इंटरसेप्ट पॉजिटिव वाई एक्सिस को कट करेगा। तो हाउ दिस इज द लाइन, ये ऐसे लाइन हो जाएगी आपकी। यहां पर tan थीटा की वैल्यू क्या होगी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डायरेक्टली ग्राफ यूज करवाएंगे, -2.303 RT/NF। 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर इसकी वैल्यू 0.0591 होती है, 25 डिग्री सेल्सियस पे इसकी वैल्यू। ये क्या हो गया, वाई इंटरसेप्ट 0, ई नोट सेल। तो डायरेक्टली ग्राफ देंगे ये आपको, इधर अगर यहाँ पर वैल्यू लिख रखी है 2.5 वोल्ट, तो ये लेंथ होगी 2.5 वोल्ट, तो वो ई नोट सेल की वैल्यू दे दी 2.5 वोल्ट, ठीक है। अब ई सेल की वैल्यू इधर जीरो हुई है, तो इधर क्या हो गया, इक्विलिब्रियम हो गई, ई सेल की वैल्यू जीरो, ये ई सेल है वाई एक्सिस में, वही जीरो हो गया, तो ई सेल, ये स्ट्रेट लाइन है, दिस इज परफेक्ट स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएगा, डेल्टा जी जीरो, ई सेल इज इक्वल टू जीरो, के इज इक्वल टू क्यू एंड आर एफ इज इक्वल टू आर पी, सब कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इधर होंगी। तो यहाँ पे log के की जगह क्या आ जाएगा, इधर log के इक्विलिब्रियम कोमा जीरो हो जाएगा, ये वाला पॉइंट, ये 0, ई नोट सेल। तो ये ग्राफ रहेगा, तो धीरे धीरे ई सेल की वैल्यू गिरती है, और जब इक्विलिब्रियम पे हो जाती है तो ये सिचुएशन पहुंच जाती है आपकी। ये सुनो, स्टार्टिंग में स्टैंडर्ड कंडीशन पे ले लें तो ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा, अगर दोनों इलेक्ट्रोड को स्टैंडर्ड कंडीशन ले लें तो ग्राफ यहां से स्टार्ट हो जाएगा आपका। तो ई सेल की वैल्यू जैसे जैसे सेल डिस्चार्ज होता है तो ई सेल की वैल्यू क्या होती है, धीरे धीरे घटती है हरदम, और फाइनली इक्विलिब्रियम पे आते ही ई सेल की वैल्यू जीरो, और स्टार्टिंग में पॉजिटिव होगी तभी घटेगी, जीरो की तरफ आएगी, तो और पॉजिटिव होगी तभी तो स्पॉन्टेनियसली वर्क करेगा, और सेल काम कर रहा है तो स्पॉन्टेनियसली काम कर ही रहा है। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ ईएमएफ, फोर्थ, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ ईएमएफ को हम म्यू से डिनोट कर देते हैं अपनी तरफ से। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ ईएमएफ क्या होता है, टेम्परेचर EMF at T2 EMF at T1 divided by T2 minus T1, ये होता है। तो ये क्या हो गया, चेंज इन सेल EMF डिवाइड बाय चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में रखो या केल्विन में रखो, वैल्यू डेल्टा टी की बराबर ही रहेगी दोनों यूनिट में। ये पक्का वोल्ट में रखना है, ऐसा यूनिट में आप चाहते हो तो ये वोल्ट पर डिग्री सेल्सियस या वोल्ट पर केल्विन इसकी यूनिट हो गई। टेम्परेचर कोफिशिएंट, स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर है तो ऐसे लिख सकते हैं, और सेल रिएक्शन कांस्टेंट प्रेशर पे है तो जनरली कांस्टेंट प्रेशर पे है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट को, क्योंकि प्रैक्टिकली सेल रिएक्शन अकर्स एट कांस्टेंट प्रेशर। जनरली ये चीज हम कुछ भी नहीं बोला तो यही लेके चलते हैं। तो ये टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ ईएमएफ हो गया। आपको क्या दे देंगे, 35 डिग्री सेल्सियस पे दे देंगे, 15 डिग्री सेल्सियस दे देंगे, 35 और 15 यानी कि 20 हो गया डिफरेंस, तो टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू आ गई। या क्या करेंगे, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ ईएमएफ की वैल्यू दे देंगे, T1 दे देंगे, T2 दे देंगे, ET1 दे देंगे, ET2 पूछ लेंगे नए टेम्परेचर पे क्या सेल पोटेंशियल है, ये सब नो। तो ये रिलेशन आपको यूज होगा टेम्परेचर के साथ, जब भी सेल ईएमएफ का चेंज हो रहा हो तो आप टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ ईएमएफ को इस्तेमाल करें, इस रिलेशन को आप इस्तेमाल करें। नेक्स्ट इज entropy of cell reaction, fifth is delta S of cell reaction. From thermodynamics, सारे थर्मोडायनेमिक पैरामीटर पढ़ रहे हैं, तो dg क्या था, vdp माइनस sdt था। प्रेशर टेम्परेचर सब्सक्रिप्शन एनर्जी सेल रिएक्शन की कैसे चेंज होगी ये, if pressure is constant dp is equal to 0,
वी डी पी इज इक्वल टू 0, तो डी जी क्या आ जाएगा, माइनस एस डी टी हो जाएगा, इम्प्लाइज एस इज इक्वल टू माइनस डी जी बाई डी टी। कांस्टेंट प्रेशर की कंडीशन ली है तो सब लोग जानते हैं। पार्शियल डिफरेंशिएशन अगर हम बोले तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वी नो इट, डन। अब पार्शियल डिफरेंशिएशन में कंडीशन होती है, इसका चेंज ले हम तो इसका भी चेंज ले सकते हैं। तो ये डेल्टा एस होगी तो ये डेल्टा जी हो जाएगा एंड दिस इज डेल्टा टी, कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट। यस, ये प्रॉपर्टी भी हमने थर्मोडायनेमिक्स में देखी थी। अब डेल्टा जी आप करो और उसका फिर पुट करो, पर इसको मैं इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दे रहा हूं जिसमें न्यूमेरिकल में काम आएगा। इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करता हूं। आप क्या जानते हो, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल। तो डेल्टा एस को क्या लिख सकते हैं, माइनस एन एफ ई, माइनस एन एफ तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया एन एफ, ये क्या आ गया, डीई बाई डी टी। मैं इसको इस तरह लिख देता हूं, एक ही बात है, पार्शियल डिफरेंशिएशन की फॉर्म में लिख दो, एन एफ तो डेल्टा एस का फॉर्मूला क्या आ गया, डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव में ध्यान रखना है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ ईएमएफ ये टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ ईएमएफ है आपका। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ वोल्ट पर डिग्री सेल्सियस या वोल्ट पर केल्विन में टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ ईएमएफ की वैल्यू पुट कर दो। एफ 96,500 एसआई में होता ही है, एन की वैल्यू तो जानते हो, सेल रिएक्शन में दोनों साइड बैलेंस करने पर सेल रिएक्शन आती है, उसमें कैंसिल जो होता है डेल्टा एस आ जाएगा। एन चेंज होगा, जैसे सेल रिएक्शन में कोफिशिएंट डबल करोगे तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, डेल्टा एस भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, राइट। ये तो चेंज होगा नहीं कोफिशिएंट चेंज करने पर, क्योंकि ईएमएफ क्या होता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ ईएमएफ भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो ये रिलेशन आ गया आपका डेल्टा एस ऑफ सेल रिएक्शन। डेल्टा एस ऑफ सेल रिएक्शन का एक्सप्रेशन आपके पास आ गया। अब डेल्टा एच ऑफ सेल रिएक्शन, सिक्स्थ डेल्टा एच ऑफ सेल रिएक्शन, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा एच ऑफ सेल रिएक्शन को क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एच ऑफ सेल रिएक्शन को क्या लिख सकते हैं हम लोग, डेल्टा जी प्लस टी डेल्टा एस। ये निकल चुका, ये निकल चुका, ये क्या है, माइनस एन एफ ई, और ये क्या है, प्लस टी, और ये क्या है, एन एफ मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ ईएमएफ। इसको मैं ब्रैकेट को हटा दूं अगर मैं, तो मैं लिख सकता हूं एन एफ टी डेल्टा एच। क्या दिख रहा है आपको, ये इक्वेशन न्यूमेरिकल में काम आएगा, डायरेक्टली ध्यान रखें आप, ठीक है। या फिर ध्यान मत रखें, डेल्टा एस का पता ही है, एन एफ मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर कोफिशिएंट, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ, पता ही है। ये क्या होगा, सेल रिएक्शन के लिए ई सेल होगा, ई सेल होगा, ये भी कंप्लीट सेल रिएक्शन का होगा, यस और नो, दैट इज क्वाइट ऑब्वियस। तो ई आपको दिया हुआ है और टेम्परेचर कोफिशिएंट दिया हुआ है, तो डेल्टा एच निकला पड़ा है। एन पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ एन की वैल्यू डबल हो जाएगी, तो डेल्टा एच एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, वो भी डबल होनी चाहिए, यस और नो। तो डेल्टा एच ऑफ सेल रिएक्शन इज डन। नेक्स्ट 7th, heat exchange in cell reaction। कितनी हीट एनर्जी एक्सचेंज होगी सेल रिएक्शन की, बताओ। सेल रिएक्शन क्या हो रही है, कांस्टेंट प्रेशर पे हो रही है। जब कांस्टेंट प्रेशर पे कोई भी सेल रिएक्शन या कोई भी थर्मोडायनामिक प्रोसेस होगी तो क्यू किसके बराबर होती है,
डेल्टा एच। अब डेल्टा एच आप निकालना जानते ही हो। कोई बोलेगा रिवर्सिबल प्रोसेस में बताओ, तो रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है, डेल्टा जी, ये क्या है डेल्टा जी, रिवर्सिबल प्रोसेस में ये जीरो हो जाएगा, डेल्टा जी जीरो, ई सेल इज इक्वल टू जीरो, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए ना, फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। और रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं वैसे ही बोला जाए तो आप बोलोगे डेल्टा एच की वैल्यू आप निकालना जानते ही हो, उससे आप हीट एक्सचेंजिंग सेल रिएक्शन निकाल लोगे। 8th, एफिशिएंसी ऑफ सेल रिएक्शन। एफिशिएंसी ऑफ सेल रिएक्शन को हम ईटा से डिनोट कर देते हैं। क्या हो जाएगा, कितना यूजफुल वर्क डन है डिवाइड बाय कितना टोटल हीट एनर्जी है, हीट एनर्जी पे कितना यूजफुल वर्क में एनर्जी यूज हुई, ये है। हम मॉडुलस लेंगे ऑफ कोर्स, तो ये क्या हो गया, डेल्टा जी बाई डेल्टा एच। मॉडुलस ले लो, अच्छी बात है। ये आपका क्यू ही हो गया, ये आपका इलेक्ट्रिकल वर्क डन ही हो गया। अगर मैं बोलूं परसेंटेज एफिशिएंसी, परसेंटेज एफिशिएंसी कितना हो जाएगा दोस्तों, परसेंटेज एफिशिएंसी हो जाएगा डेल्टा जी बाई डेल्टा एच मल्टीप्लाइड बाई 100। अच्छी बात है, आप मॉडुलस ले लें, ये सब हो। तो कितना वर्क डन हुआ, कितनी टोटल हीट एनर्जी एक्सचेंज हुई सेल रिएक्शन में, कितनी हीट एनर्जी का कितना हिस्सा इलेक्ट्रिकल वर्क डन में यूज हुआ, नेट यूजफुल वर्क डन में यूज हुआ, तो नेट कितना एफिशिएंटली एनर्जी यूज हुई वो आ जाएगी आपकी फ्रैक्शन में, परसेंटेज में। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, आपको काम आते रहेंगी। लास्ट बहुत कम चांसेस है काम का, डेल्टा सीपी ऑफ सेल रिएक्शन, ये 9th है, डेल्टा सीपी ऑफ सेल रिएक्शन। सीपी क्या है, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो सीपी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस सीपी ऑफ रिएक्टेंट इज डेल्टा सीपी ऑफ रिएक्शन सेल रिएक्शन। ये हम थर्मो में पढ़ चुके हैं, डेल्टा सीपी का मतलब क्या है। ये अगर आपको ध्यान हो तो थर्मोकेमिस्ट्री में वी हैव स्टडीड Arrhenius equation for effect of temperature on internal energy change of reaction QV, constant volume heat exchange, and enthalpy change of cell reaction या कोई भी रिएक्शन, ऐसा नो। Arrhenius थ्योरी से हम लोग, Arrhenius equation से हम लोग पढ़ चुके हैं effect of temperature on delta H of reaction, delta U of reaction। वहीं पे हमने फॉर्मूला में डेल्टा CP और डेल्टा CV यूज किया था सर किसी रिएक्शन की ऑफ सेल रिएक्शन। आप लोग जानते हैं थर्मोडायनेमिक्स से ये क्या होता है, CP dH/dt फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स, वही यूज करो फंडा। अगर मैं इसका चेंज ले लूंगा तो इसका भी चेंज ले लूंगा यूजिंग द प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय dt। अब बताओ अभी अभी क्या लिखा था आपने, क्या था, डेल्टा एच माइनस NFE, आगे क्या था NFT DE/dt, कांस्टेंट प्रेशर पे था। डिफरेंशिएशन कर देते हैं तो डेल्टा CP क्या आ गया, माइनस NF टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ EMF आ गया। ये तो इसमें ये तो कांस्टेंट है, ये और ये दो वेरिएबल हैं, तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करते टाइम टी को बाहर रखो, सेकेंड वाले को डिफरेंशिएट करो, दूसरी बार इसको बाहर रखो और फर्स्ट वाले को डिफरेंशिएट करो। तो NF तो बाहर आ गया पूरी तरह, टी को बाहर रखते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं DE/dt को, दूसरी बार DE/dt को बाहर रखते हैं और टी को डिफरेंशिएट करते हैं dt/dt, वो 1 हो गया। थोड़ा इसको एक्सपेंड करके रख लेते हैं हम लोग, तो ये NFT आ गया और इधर भी क्या आ गया, NF आ गया। ये इसके साथ खेलने चला गया, डन। थोड़ा पास लिख लो इसको, तो क्या बच गया,
डेल्टा Cp ऑफ सेल रिएक्शन NFT d स्क्वायर बाई dt स्क्वायर, कांस्टेंट प्रेशर लगाना चाहो तो लगा लो, ये डेल्टा Cp ऑफ सेल रिएक्शन। बाई चांस काम आएगा ये डेल्टा Cp ऑफ सेल रिएक्शन क्वेश्चन में पूछने के चांसेस बहुत कम है। तो ऑल दैट थर्मोडायनेमिक पैरामीटर ऑफ galvanic cell we have discussed. Just to use it, let us do one numerical on thermodynamics of galvanic cell. CD solid, CdCl2 solid and KCl रिप्रेजेंट से पता चल रहा है मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट और Cl नेगेटिव उसका Na है, ठीक है। दूसरा ये मेटल Ag उसका इनसॉल्युबल सॉल्ट AgCl एंड Cl नेगेटिव है, बीच में सॉल्ट ब्रिज है। सेल पोटेंशियल दे रखा है 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे इतना, और टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू दे रखी है। टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू नेगेटिव या पॉजिटिव कुछ भी आपको अलग अलग दिखाई देगी। यहाँ पे नेगेटिव है, इसका मतलब क्या हुआ कि टेम्परेचर बढ़ाने पर सेल ईएमएफ कम हो रहा है, इसका मतलब यही है नेगेटिव की वैल्यू। dy by dx नेगेटिव है तो x बढ़ाने पर y घट रहा है, तो de by dt नेगेटिव है तो t बढ़ाने पर e घट रहा है और t घटाने पर e बढ़ रहा है। नेगेटिव साइन का मतलब यही हुआ। ये दे रखा है ई सेल और टेम्परेचर कोफिशिएंट दे रखा है, तो आप सब कुछ निकाल सकते हो बिंदास, नॉट ए प्रॉब्लम। Q एंड डेल्टा S तो आपके बराबर रहेंगे। Q एंड हीट एनर्जी रिएक्शन रिवर्सिबली पूछा है। अच्छा, रिवर्सिबल की कंडीशन में डेल्टा G0 पुट कर देते हैं तो डिफरेंट हो जाएगा। वो नॉर्मल है डेल्टा S जब रिएक्शन चल रही है स्पॉन्टेनियसली, तब रिवर्सिबली मतलब डेल्टा G की 0 इक्विलिब्रियम कंडीशन पुट करेंगे, वो उससे इसलिए क्योंकि वैल्यू अलग हो जाएगी, ठीक है। तो देखो CdCl2 एंड AgCl एनोड हाफ सेल रिएक्शन, सबसे पहले सेल रिएक्शन लिखते हैं। इन सब के फॉर्मूला में n आ रहा है, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कैंसिल होते हैं, तो वो तो निकालेंगे, उसके लिए तो सेल रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन की सेल रिएक्शन आपको लिखनी आती होगी, डायरेक्टली याद रखें। तो एट एनोड, व्हाट इज एनोडिक ऑक्सीडेशन रिएक्शन? सॉलिड प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये तो रिडक्शन की होगी AgCl, इसका उल्टा कर देंगे। मेटल टू Cl नेगेटिव एक्वस, CdCl2 सॉलिड प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ध्यान होगा आपको Mx प्लस इलेक्ट्रॉन गिविंग M सॉलिड एंड Ni, है ना। मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन, ये फिक्स हाफ सेल रिएक्शन आपको उस फॉर्मेट में ध्यान होनी चाहिए। और ध्यान नहीं है तो मैंने आपको तरीका बताया था कैसे लिखेंगे। एक तो CD से CD+2 आयन लिख लो और दूसरा CdCl2 का KSP वाला इक्विलिब्रियम इन्वॉल्व कर लो, तो ये आपकी फटाक से आ जाएगी। कैसे? एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो अगर आपको ये याद नहीं है तो मेटल आयन की तरह लिख लो, और CdCl2 स्पेरिंगली सोल्युबल सॉल्ट है तो उसका इक्विलिब्रियम लिख लो। क्या हो जाएगा? CdCl2, इसको रिवर्सिबल का साइन लगा लो या ऐसे लिख लो लिखने के लिए, तो थर्मोडायनेमिक्स में Cd+2 आयन एंड 2Cl नेगेटिव आयन, ठीक है। एक्वस एक्वस एक्वस, इसका क्या है? KSP है। इसका क्या है? E0, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो गया, CD गिविंग CD+2 ना, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो गया E0। स्टैंडर्ड कंडीशन में अगर हम देखें, अगर मैं इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1/KSP कर दूं तो उल्टा भी कर सकते हो इक्विलिब्रियम, CD+2 2Cl नेगेटिव aqueous giving CdCl2 solid, ठीक है। अब मैंने ये वापस क्यों किया 1/KSP करके, क्यों किया? क्योंकि मुझे ऐड करने पर CD+2 आयन उड़ाना था, इसलिए एक में
प्रोडक्ट साइड है तो दूसरे में लेगा। इसका तो ये तो ऑक्सीडेशन है, तो मैं ऑक्सीडेशन ही लिखूंगा इसका। ये आ गया तो क्या आ गया, CD सॉलिड 2Cl नेगेटिव एक्वस, CdCl2 सॉलिड प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। क्या आपको यही हाफ शेल रिएक्शन आ गई? मेटल इनसॉल्युबल सोल्ट एनायन की, है ना, मेटल इनसॉल्युबल। आपको ध्यान हो तो मेटल इनसॉल्युबल सोल्ट एनायन का रिडक्शन पोटेंशियल E0 Rp इज इक्वल टू मेटल मेटल आयन का E0 Rp प्लस 0.059 बटे में n log ऑफ Ksp ऑफ इनसॉल्युबल सोल्ट। मेटल मेटल आयन और मेटल इनसॉल्यूशन दोनों के E0 Rp का रिलेशन विद Ksp हमने देखा था और यही था। तो सेल रिएक्शन अगर आपको याद भी नहीं रहती तो डायरेक्टली याद रखें तो अच्छी बात है। मेटल इनसॉल्युबल सोल्ट एनायन के लिए थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कैसे लिखते हैं, वो फॉर्मेट जो हमने डिस्कस किया था डायरेक्टली ध्यान रखें, आप लिख सकते हो सेल रिएक्शन बिंदास। एट कैथोड वहां रिडक्शन है, रिएक्शन साइड इलेक्ट्रॉन आएंगे तो क्या हो जाएगा, हमने बोला था mx प्लस कितने इलेक्ट्रॉन है उतने इलेक्ट्रॉन गिविंग m सॉलिड यानी कि मेटल प्लस Cl नेगेटिव यानी कि एनायन एक्वस। मेटल इनसॉल्युबल सोल्ट एनायन रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। मुझे नेट सेल रिएक्शन लिखनी है तो क्या करूं, एक इलेक्ट्रॉन है तो इस पूरी को क्या करूंगा मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। 2 से मल्टीप्लाई करने पर इसका E0 Rp मल्टीप्लाई नहीं होगा पर डेल्टा G मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जैसे ही मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो वही रहेगा, चाहे इसको 2 से मल्टीप्लाई करो या 3 से मल्टीप्लाई करो या मत करो, E0 Rp जो है वो है, ठीक है, लेकिन डेल्टा G0 जो हो जाएगा इस हाफ शेल रिएक्शन का वो चेंज हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करने पर डेल्टा G0 2 टाइम हो जाएगा, तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है वो चेंज होगी। अगर मैं ऐड करूँ, ये मैंने क्यों किया, क्योंकि नेट सेल रिएक्शन लिखनी है 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन बराबर तो करने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन 2 हो गए 2 मल्टीप्लाई करने के बाद, तो नेट सेल रिएक्शन क्या हो जाएगी, CD सॉलिड यहाँ पे क्या हो गया, CD सॉलिड प्लस 2AgCl solid giving 2Ag solid plus CdCl2 solid। लिखना चाहो तो यहाँ 2Cl नेगेटिव और यहाँ पर भी 2Cl नेगेटिव लिखोगे। बताओ यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन C1 है, यहाँ पे C2 है, तो ये C2 इधर आई ना कैथोड वाली और एनोड वाली C1 इधर आई, ऐड किया तो ये दोनों अलग अलग है कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से। प्लस 2 इलेक्ट्रॉन दोनों साइड कैंसिल हुए। यहाँ पे इस क्वेश्चन में तो ये Cl नेगेटिव वगैरह तो काम नहीं आएंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन n की वैल्यू निकाल रहे हैं तो n की वैल्यू क्या निकल गई नेट सेल रिएक्शन के लिए, जो कैंसिल हुए दोनों साइड 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। तो मेटल इनसॉल्युबल सोल्ट एनायन का जो फॉर्मेट बताया था हाफ शेल रिएक्शन का वो आपको डायरेक्टली लिखना आना चाहिए, नहीं तो मेटल मेटल आयन का लिखो और इनसॉल्युबल सोल्ट के Ksp वाला इक्विलिब्रियम यूज करो, अपने आप आपकी मेटल इनसॉल्युबल एनायन की हाफ रिएक्शन आ जाएगी। वो एक दूसरा तरीका है, अगर याद नहीं है तो कोई बात नहीं डायरेक्टली याद है तो समझदार बच्चे हो आप, है ना। तो n की वैल्यू 2 आ गई, बस n ही यूज होगा, बाकी तो इस क्वेश्चन में यूज होगा नहीं, तो मैं इसको रफ कर देता हूँ। नेट सेल रिएक्शन ये हो गई, n की वैल्यू 2 आ गई। अब मैं निकालना चाहता हूं सबसे पहले डेल्टा जी। डेल्टा जी का फॉर्मूला क्या था, माइनस NFE, डेल्टा जी ऑफ सेल रिएक्शन माइनस NFE सेल, ये सेल रिएक्शन की है, तो सेल रिएक्शन की पूछी तो माइनस n की वैल्यू 2 निकाली, ये 96,500 हो गई ऐसा यूनिट में। ई सेल की वैल्यू दे रखी है 15 डिग्री सेल्सियस पे 0.673, ये तो आ जाएगा जूल में, डिवाइड बाई 1000 कर दूंगा तो ये आ जाएगा किलो जूल में, तो आपका आंसर आ जाएगा -130.33 किलो जूल ऑन डूइंग द कैलकुलेशन। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया।
डेल्टा जी। सेकेंड क्वेश्चन है डेल्टा एस निकालना। डेल्टा एस क्या हो जाएगा? डेल्टा एस इज एन एफ मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ ईएमएफ। एन की वैल्यू निकाल ली हमने उस सेल रिएक्शन के लिए। सेल रिएक्शन को पूरे से 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये सारी वैल्यू 2 से डिवाइड हो जाएंगे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जब भी पूछी हो तो एन फिक्स करना पड़ेगा पहले, नहीं तो क्वेश्चन कंफ्यूजिंग हो जाएगा। उसी जो सेल रिएक्शन लिखी थी उसको पूरे को 2 से डिवाइड कर दो, वो भी नई सेल रिएक्शन होगी पर एक एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा दोनों साइड, एन की वैल्यू हाफ हो जाएगी। तो एन फिक्स करना पड़ेगा, सेल रिएक्शन फिक्स करनी पड़ेगी, तभी इनकी वैल्यू फिक्स आएगी। कंडीशन अप्लाई, तो हम उसी सेल रिएक्शन के लिए निकाल रहे हैं ये, ठीक है। एन इज इक्वल टू 2 के लिए, 2 इलेक्ट्रॉन के लिए। एन एफ की वैल्यू 96,500 कूलम और टेम्परेचर कोफिशिएंट दे रखा है 10। हम तो बस मॉडुलस ले लेंगे इसका। साइन के साथ निकालना चाहो तो साइन के साथ निकाल लो, चलो -0.000। आगे हम पुट भी करना होगा तो साइन के साथ निकाल लेते हैं। वोल्ट पर डिग्री, ये इससे वैल्यू आ जाएगी आपकी -166.5 125.5 जूल पर केल्विन और पर डिग्री सेल्सियस। ये डेल्टा एस आ गया। अब डेल्टा एच तो आ ही अपने आप गया, कैसे? डेल्टा जी प्लस टी डेल्टा एस। ये यहां से पुट कर दो, साइन के साथ पुट करना पड़ेगा इस बार। ये यहां से पुट कर दो और टेम्परेचर क्या है? 15 डिग्री सेल्सियस। 15 डिग्री सेल्सियस मतलब 288 केल्विन। ये पुट कर दीजिए, आपका डेल्टा एच का आंसर आ जाएगा। ऑल दैट इज डन। अब हीट फ्लो पूछी है लेकिन कंडीशन लगा दी रिवर्सिबली। रिवर्सिबली बोलते ही क्या कंडीशन लगा देंगे हम? रिवर्सिबली मतलब इक्विलिब्रियम पे, है ना। तो रिवर्सिबली बोलते ही ये हम 0 पुट कर देंगे, फर्क ये आ जाएगा। रिवर्सिबली बोलते ही ये, तो क्यू रिवर्सिबली का मतलब डेल्टा एच के बराबर ही होगा, लेकिन कब? जब रिवर्सिबल की कंडीशन, इक्विलिब्रियम की कंडीशन रहेगी। रिवर्सिबल मतलब डेल्टा जी 0 पुट कर दो, ठीक है। रिवर्सिबल कंडीशन मिली तो ये सिर्फ टी डेल्टा एस के बराबर हो जाएगी। टी हमें पता है, डेल्टा एस हमें पता है, तो दैट्स व्हाई। अगर वैसे ही पूछा होता हीट एक्सचेंज तो आप क्यों डेल्टा जी 0 पुट नहीं करते, है ना। रिवर्सिबली बोल दिया तो डेल्टा जी 0 पुट कर दोगे आप। That's all. तो this is discussion about thermodynamics of galvanic cell. Complete discussion हमारा हो गया। कभी कभी क्या करेंगे, आपको टेम्परेचर T1 T2 के ऊपर E1 दे देंगे, E2 दे देंगे, E सेल की वैल्यू दे देंगे। यहाँ टेम्परेचर है, यहाँ E सेल है ना। E1 और E2 मान लो ये दे दिया, ठीक है। तो डेल्टा G1 नोट और डेल्टा G2 नोट भी निकाल सकते हो। डेल्टा G कैसे? -NF E1 नोट -NF E2 नोट। हम अपनी तरफ से टेम्परेचर के साथ मान लेते हैं डेल्टा H एंड डेल्टा S नोट आर नॉट चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, है ना। एक बार आईआईटी में क्वेश्चन पूछा था वही। तो बताओ कि T1 से T2 जो टेम्परेचर रेंज है, जैसे ये 15 से 35 डिग्री सेल्सियस तक ये टेम्परेचर रेंज है, तो आपको पूछेंगे बताओ डेल्टा एच नोट इस टेम्परेचर रेंज में सेम रहता है, तो व्हाट इज द वैल्यूज, वो आप निकाल सकते हो। कैसे? डेल्टा एच G1 इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस T1 डेल्टा एस, डेल्टा G2 इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस T2 डेल्टा एस। स्टैंडर्ड कंडीशन पे हैं तो स्टैंडर्ड कंडीशन में ले लीजिए। अब ये दोनों वैल्यू E1 दे रखा है, E2 दे रखा है, T1 दे रखा है, T2 दे रखा है। E1 E2 पता है तो डेल्टा G1 डेल्टा G नोट निकल जाएगा बड़े प्यार से। तो ये हमें पता है, ये हमें पता है, ये हमें पता है, ये हमें पता है।
बस दो वेरिएबल और दो इक्वेशन, इससे डेल्टा एच नोट और डेल्टा एच नोट आ जाएंगी अगर इस टेम्परेचर रेंज में हम सेम लेकर चल रहे हैं। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन भी आपको पूछा जाएगा। तो दिस इज हाउ थर्मोडायनेमिक्स ऑफ गैल्वेनिक सेल इज ओवर। अब हम बात करते हैं कॉन्सेंट्रेशन सेल किसे बोलते हैं। प्रैक्टिकली लास्ट टॉपिक है ये आपका और बहुत छोटा टॉपिक है, और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज थोड़ा और देखेंगे, दैट्स ऑल, बाकी कुछ बचा नहीं है चैप्टर में। कॉन्सेंट्रेशन सेल, कॉन्सेंट्रेशन सेल एक गैल्वेनिक सेल टाइप का ही टाइप है। मैं इसके फर्दर टाइप हैं, कॉन्सेंट्रेशन सेल को इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल एंड इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल, गैल्वेनिक सेल गैल्वेनो नाम के साइंटिस्ट पे, वोल्टेज सेल वोल्टा नाम के साइंटिस्ट के ऊपर पड़ा। गैल्वेनिक सेल दो तरह के हैं, एक नॉर्मल गैल्वेनिक सेल और दूसरा कॉन्सेंट्रेशन सेल। ये गैल्वेनिक सेल का टाइप है। अब कॉन्सेंट्रेशन सेल फर्दर दो टाइप के हम लोग क्लासिफाई कर देते हैं, इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल एंड इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल। कॉन्सेंट्रेशन सेल नाम से ही समझ में आता है कि एनोड और कैथोड हाफ सेल में जो केमिकल स्पीशीज है उनके कॉन्सेंट्रेशन के डिफरेंस की वजह से कुछ ना कुछ उसका सेल ईएमएफ होता है। सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन के डिफरेंस की वजह से सेल ईएमएफ रहेगा, सेल पोटेंशियल रहेगा, सेल काम करेगा ड्यू टू कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस बिटवीन एनोड एंड कैथोड। बाकी एनोड और कैथोड आर मेड अप ऑफ सेम। अब वो कॉन्सेंट्रेशन किसकी डिफरेंट है? इलेक्ट्रोलाइट की कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट है तो इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल, इलेक्ट्रोड की सेम। इलेक्ट्रोड की कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट है पर इलेक्ट्रोलाइट की सेम है तो इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल। इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल में इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट में इलेक्ट्रोड की कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट है, इलेक्ट्रोलाइट की सेम तो इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल। इलेक्ट्रोलाइट की कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट है, इलेक्ट्रोड की सेम, इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल। तो कॉन्सेंट्रेशन जिसकी डिफरेंट है उसी के नाम पे यहाँ पे किसकी कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट है? इलेक्ट्रोलाइट की, तो इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन। वहां पे किसकी है? इलेक्ट्रोड। अभी इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट की कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं, वी विल अंडरस्टैंड थ्रू एग्जांपल्स। तो कॉन्सेंट्रेशन गैल्वेनिक सेल, वोल्टेज सेल दो तरह के होते हैं, नॉर्मल गैल्वेनिक सेल एंड कॉन्सेंट्रेशन सेल। अब कॉन्सेंट्रेशन सेल फर्दर दो टाइप के हैं, इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल एंड इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल। मैं मतलब समझाता हूं। कॉन्सेंट्रेशन सेल गैल्वेनिक सेल है। बोथ हाफ सेल्स यानी कि एनोड और कैथोड दोनों, बोथ हाफ सेल्स आर मेड अप ऑफ same substances। कहने का मतलब क्या है? दूसरी चीज, किसी भी कॉन्सेंट्रेशन सेल के लिए ई नोट सेल आपका हरदम 0 रहेगा। कहने का मतलब क्या है कि जो हाफ रिएक्शन में, एनोड में ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, कैथोड में रिडक्शन हाफ रिएक्शन, हाफ रिएक्शन में जो जो केमिकल स्पीशीज टेक पार्ट करेंगी वो बिल्कुल सेम रहेंगी AHC में भी और CHC में भी, पर उनकी कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग होगी। केमिकल स्पीशीज सेम रहेंगी, कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग होगी। यानी कि एनोड हाफ सेल की रिएक्शन जो है और कैथोड हाफ सेल की जो रिएक्शन है इन कॉन्सेंट्रेशन सेल, दोनों एक दूसरे की रिवर्स रहेगी। बस कॉन्सेंट्रेशन अलग रहेगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। ई नोड सेल तो 0 होना ही होना है। जैसे एनोड हाफ सेल की मान लीजिए मेटल आयन में Ag गिविंग Ag आयन +1 इलेक्ट्रॉन है। कैथोड हाफ सेल में क्या हो जाएगा?
रिडक्शन होगा तो Ag आयन प्लस 1 इलेक्ट्रॉन गिविंग Ag। जब भी कॉन्सेंट्रेशन सेल आप देखोगे तो एनोड की ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और कैथोड की रिडक्शन हाफ रिएक्शन बिल्कुल सेम दिखेंगी, बस रिवर्स कर दो। पर फर्क इसका रहेगा कॉन्सेंट्रेशन का, यहां और यहां कॉन्सेंट्रेशन अलग रहेगी कॉन्सेंट्रेशन सेल में। तो सेम मटेरियल सेम सब्सटेंस के दोनों इलेक्ट्रोड बने हुए हैं, बस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट डिफरेंट रहेगी। ठीक है, तो अब मुझे बताओ इसका इनोड सेल कंप्लीट सेल रिएक्शन अगर हम लिखेंगे, इससे कंप्लीट सेल रिएक्शन अगर हम लिखेंगे तो इसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल Ag से Ag आयन -0.8 वोल्ट है और इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल Ag आयन से Ag प्लस 0.8 वोल्ट है। तो बताओ आप नेट जो सेल रिएक्शन होगी, सेल रिएक्शन तो क्या हो जाएगी, ऐड कर दो Ag सॉलिड Ag आयन एक्वस Ag सॉलिड Ag आयन एक्वस, 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन जो कैंसिल हो रहा है तो n की वैल्यू आ गई। अब आप पता है क्या बोलोगे, सर Ag से Ag उड़ा दो, Ag आयन से Ag आयन उड़ा दो, नेट सेल रिएक्शन तो कुछ बची नहीं। कॉन्सेंट्रेशन सेल में ऐसा ही होने वाला है भाई, उड़ाना नहीं है। ये एनोड हाफ सेल में जो Ag की रोड है वो ये है, और Ag आयन का जो सॉल्यूशन है जैसे AgNO3 से है तो वो ये है C1। ये आई प्रोडक्ट साइड, तो ये C1 है एनोड की, ये Ag आयन C2 रिएक्टेंट साइड, ये दोनों सेम नहीं है। ये एनोड हाफ सेल में Ag आयन है, C1 कॉन्सेंट, कैथोड हाफ सेल में Ag आयन हुआ है, दोनों अलग अलग हैं, दोनों सेम नहीं है। तो इनको उड़ाने की जरूरत नहीं है कि सेल रिएक्शन तो गई काम से, है ही नहीं सेल रिएक्शन। ऐसी गलती मत कर देना, कॉन्सेंट्रेशन सेल में तो ऐसे दिखाई देगा। अब मुझे जरा प्यार से बताओ इनोड सेल क्या हो जाएगा। इनोड सेल ऑक्सीडेशन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है Ag से Ag प्लस 1 आयन -0.8, रिडक्शन का रिडक्शन दे रखा है प्लस 0.8, तो ये क्या हो जाएगा प्लस 0.8 माइनस 0.8 इज इक्वल टू 0। तो इनोड सेल जब ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन रिडक्शन हाफ रिएक्शन एक जैसी होंगी, बस रिवर्स होंगी, और दूसरा कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग होगी, तो इनोड सेल तो सेम ही है, यहां x तो यहां -x वोल्ट होगा, तो इनोड सेल तो 0 आना ही आना है कॉन्सेंट्रेशन सेल में। तो कॉन्सेंट्रेशन सेल की पहचान ये है कि दोनों हाफ रिएक्शन एक जैसी दिखेंगी, बस रिवर्स दिखेंगी। सब कुछ वही मेटल आयन, मेटल आयन हाफ सेल में है ना, वही मेटल आयन। तो नेट सेल रिएक्शन ऐसी दिखेगी जिसको उड़ा सकते हो। बोलेगा कि कॉन्सेंट्रेशन सेल में तो कोई सेल रिएक्शन दिखाई नहीं दे रही, पर लिखनी है आपको प्रॉपर्ली, ऐसे करना है। इसके लिए n क्या हो गया, ये किसका है, एनोड का है, ये किसका है Ag आयन, कैथोड का है। तो इसके लिए N1 हो गया डस्ट इक्वेशन पुट करने के लिए, Q क्या हो गया, Ag आयन कौन सा, एनोड का, एनोड। यहां पे Ag सॉलिड के नाम को मैं ले लेता हूं, उधर क्या आएगा Ag प्लस 1 आयन, लेकिन ये क्या है कैथोड का C2 कॉन्सेंट्रेशन, Ag के नाम का 1। ये दोनों एनोड और कैथोड हाफ सेल में कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग है, तो ये क्या आ गया आपका C1/C2 है, ये 1 नहीं है कि उड़ा दो Q = 1 हो गया, ऐसा नहीं है। तो N और Q की वैल्यू होगी, डस्ट इक्वेशन में आप पुट कर सकते हो। तो इसी तरह हर कॉन्सेंट्रेशन में क्या होगी, एनोड हाफ शेल की रिएक्शन कैथोड हाफ शेल की रिएक्शन रेटो सेम रहेगी, बस रिवर्स लिखी हुई होंगी। तो E नोट OP आपका x वोल्ट, तो E नोट RP -x वोल्ट, इसलिए E नोट सेल 0 आने वाला ही कॉन्सेंट्रेशन सेल में। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन सेल में 0 आने ही वाला है। अब मैं एग्जांपल ले लेता हूं। सबसे पहले
इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल, जैसे AgNO3 aqueous, salt bridge, AgNO3 aqueous, Ag, इसकी कॉन्सेंट्रेशन C1 एंड C2। तो इसी की मैंने पूरी कहानी लिखी है। इलेक्ट्रोड Ag सॉलिड, प्योर सॉलिड का एक्टिव मास 1, तो इलेक्ट्रोड का एक्टिव मास बराबर है, सेम है। लेकिन इलेक्ट्रोलाइट AgNO3 की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, अलग है। तो इलेक्ट्रोड की कॉन्सेंट्रेशन सेम और इलेक्ट्रोलाइट की कॉन्सेंट्रेशन अलग, तो इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल, इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल का एग्जांपल मैंने लिखा है। इसी तरह मैं लिख दूं ZnSO4 सोल्ट ब्रिज, ZnSO4 एक्वस सॉल्यूशन Zn, ये C1 है, ये C2 है। तो ये भी एग्जांपल है इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल का। अब मैं आपसे ये बोलता हूं कि ये सेल रिएक्शन, ये कॉन्सेंट्रेशन सेल की सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो, इसके लिए क्या कंडीशन है। चार ऑप्शन दे दूंगा मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। C1 ग्रेटर देन C2, C2 ग्रेटर देन C1, C1 इज इक्वल टू C2 और C1 बाई C2 इज इक्वल टू दिस वैल्यू, कुछ भी दे देंगे। तो अगर हम लास्ट इक्वेशन लिखें गैल्वेनिक सेल E इज इक्वल टू E0 सेल, तो 0 आएगा कॉन्सेंट्रेशन सेल में बिंदास। 0.059 डिवाइड बाई n की वैल्यू क्या थी इसके लिए बताओ। n की वैल्यू 1 थी, Q की वैल्यू क्या थी, C1 बाई C2 थी ना, Q की वैल्यू अभी देखा था 1 log C1 बाई C2। फॉर स्पॉन्टेनियस कॉन्सेंट्रेशन सेल स्पॉन्टेनियसली वर्क करे, स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शन, ई सेल क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ई सेल क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ई सेल पॉजिटिव होने के लिए क्या होना चाहिए, इधर इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसी को ही मैं लिख सकता हूं 0.0591 बटे में 1 log, माइनस साइन को अंदर ले जाए तो C2 बाई C1 भी लिखेंगे। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 1 होगा तो ही log पॉजिटिव होगा, तो ही ई सेल पॉजिटिव आएगा। इंप्लाइज C2 इज ग्रेटर देन C1। यहाँ पे भी AgN कैटायन है, यहाँ पे भी AgN कैटायन है। ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है कैथोड, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है एनोड। गैल्वेनिक सेल में एनोड नेगेटिव और कैथोड पॉजिटिव। तो जो पॉजिटिव आयन है AgN किस में ज्यादा है, कैथोड में ज्यादा है एनोड से। तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड में पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और नेगेटिव इलेक्ट्रोड में पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन कम है। AgN इज पॉजिटिव आयन। इसी तरह इसमें भी निकालोगे तो इसमें भी फोर्स स्पॉन्टेनियस होने के लिए C2 ग्रेटर देन C1 की कंडीशन आएगी, पुट कर दो आपका आ जाएगा। ई सेल इज इक्वल टू पॉजिटिव आना चाहिए आपका फॉर स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शन, ठीक है। इसी तरह अगर मैं बात करूं प्लेटिनम H2 HCl ये P1 है, ये P2 है, ये C1 है, ये C2 है। दोनों हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। H2 HN का किसका सोर्स है, HCl के सॉल्यूशन। यहाँ पे भी HN HCl का सॉल्यूशन। कैथोड एनोड हाफ सेल, दोनों की हाफ सेल रिएक्शन। ये इलेक्ट्रोड मतलब गैस का प्रेशर, इलेक्ट्रोड की कॉन्सेंट्रेशन मानो इधर, इलेक्ट्रोलाइट की कॉन्सेंट्रेशन अलग है, इलेक्ट्रोड की कॉन्सेंट्रेशन सेम है। इलेक्ट्रोड मतलब गैस का प्रेशर, जब प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लिख रखे हैं इसको इलेक्ट्रोड का कॉन्सेंट्रेशन या प्रेशर लेके चलो, तो प्रेशर है वही कॉन्सेंट्रेशन। एक्टिव मास मतलब ये है, इसका हो गया। यहाँ पर भी स्पॉन्टेनियस के लिए क्या कंडीशन आ जाएगी, C2 ग्रेटर देन C1। सब जगह स्पॉन्टेनियस होने के लिए क्या कंडीशन आएगी, C2 ग्रेटर देन C1।
यानी कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड में पॉजिटिव आयन एच आयन की कॉन्सेंट्रेशन C2, एच आयन की C1। बताओ इसकी क्या एनओडी का हाफ रिएक्शन हो जाएगी, इसकी क्या हो जाएगी Zn गिविंग Zn+2 इलेक्ट्रॉन, इसकी क्या हो जाएगी Zn+2 इलेक्ट्रॉन गिविंग Zn। तो इनर्ट सेल तो अपने आप ही जीरो आना है। एनोड और कैथोड की हाफ रिएक्शन डिटो होंगी, बस रिवर्स कर दो। यहाँ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एनोड की फॉर्म में क्या हो जाएगा, गैस गैस आयन है, H2 गैस है, H आयन गैस आयन है, गैस से गैस आयन में जाएगा, H2 गिविंग 2H आयन एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। CH3 की फॉर्म में क्या हो जाएगी 2H आयन एक्वस प्लस H2 और 2H आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिविंग H2। यस और नो, ये हो जाएगा आपका एनोड और कैथोड हाफ शेल की रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोलाइट की कॉन्सेंट्रेशन अलग है और इलेक्ट्रोड की कॉन्सेंट्रेशन सेम है। तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल। आप कैलकुलेट करोगे तो C2 ग्रेटर देन C1 आ जाएगा। लेकिन अगर मैं प्लेटिनम Cl2 Cl नेगेटिव Cl2 प्लेटिनम, इसकी बात करूं प्रेशर सेम, कंसंट्रेशन C1 C2 अलग। यहाँ पे स्पॉन्टेनियस की कंडीशन देखोगे तो C1 ग्रेटर देन C2 आएगा, कैलकुलेट कर लेना। वही हाफ रिएक्शन लिखो, यहाँ पे ऑक्सीडेशन 2Cl नेगेटिव गिविंग Cl2+2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे Cl2+2 इलेक्ट्रॉन गिविंग 2Cl नेगेटिव। अब Cl नेगेटिव और Cl2 को उड़ाना मत, है ना। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जैसे NaCl का सॉल्यूशन है इधर, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिफरेंट है। तो इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल के एग्जांपल हो गए। मैं बात करूं अब इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल। क्या, इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल। इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल में इलेक्ट्रोड की कॉन्सेंट्रेशन अलग, इलेक्ट्रोड मतलब गैस का प्रेशर, और इलेक्ट्रोलाइट की कॉन्सेंट्रेशन सेम। इलेक्ट्रोड की कॉन्सेंट्रेशन अलग और इलेक्ट्रोलाइट की कॉन्सेंट्रेशन सेम, तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल है। अब इसमें क्या कंडीशन है, P1 P2 में कौन बड़ा होना चाहिए फॉर स्पॉन्टेनियस। हम इसकी सेल रिएक्शन लिखते हैं फॉर दिस। व्हाट इज द कंडीशन, P1 ग्रेटर देन P2, P2 ग्रेटर देन P1 फॉर स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शन। ये कुछ ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा है मान लीजिए, तो क्या हो जाएगा सबसे पहले, हाँ यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन आपकी सेम है। इन दिस salt bridge is not required, salt bridge is not required। दोनों में सेम कॉन्सेंट्रेशन है तो जंक्शन पोटेंशियल की प्रॉब्लम है नहीं। तो क्या कर देते हैं हम लोग, इसको सॉल्ट ब्रिज हटाकर हम कॉमनली एक वैसे इसी को ही लिख दो। उसी को लिखने का दूसरा तरीका है H2 प्लेटिनम, सेम उसी को, सोल्ट ब्रिज नहीं है तो ये सोल्ट ब्रिज का रिप्रेजेंटेशन है, ये नहीं आएगा, सोल्ट ब्रिज इज नॉट रिक्वायर्ड। यहाँ पर भी सोल्ट ब्रिज होगी तो हम ऐसे लिखेंगे, सोल्ट ब्रिज नहीं होगी तो इसको हटा देंगे। Cl नेगेटिव जैसे NaCl है, सेम इलेक्ट्रोलाइट है, सेम कॉन्सेंट्रेशन है, तो हम डायरेक्टली NaCl बीच में लिख देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ओके। मैं उसी तरह लिख देता हूं दोबारा से, जिस तरह आप ज्यादा अच्छे से पहचानते हो। H2 प्लेटिनम ऐसे कर लो, H2 प्लेटिनम वैसे लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बताया था मैंने रिप्रेजेंटेशन, यहाँ पे P1 यहाँ पे P2। इलेक्ट्रोड की कॉन्सेंट्रेशन अलग, इलेक्ट्रोलाइट की, यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा, यहाँ पे रिडक्शन। तो ये एनोड है आपका, ये कैथोड है सॉल्ट ब्रिज के उधर। तो एंड एनोड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का, तो गैस और गैस आयन दो ही हाफ शेल रिएक्शन के हिस्से होंगे। यहाँ ऑक्सीडेशन लिखना है तो ऑक्सीडेशन का क्या लिखोगे, H2, H पॉजिटिव आयन का सोर्स तो HCl का सॉल्यूशन है +2 इलेक्ट्रॉन। एट कैथोड क्या लिखोगे, रिडक्शन होगा 2H आयन एक्वस, उसका सोर्स भी HCl है, +2 इलेक्ट्रॉन गिविंग H2। बताओ ये कितना है, P1 प्रेशर है,
HCl से HIN की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, C है, यहाँ पे भी HIN की कॉन्सेंट्रेशन C है, ये प्रेशर P2। अगर मैं इसको फॉर एग्जांपल ये मैं इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल मान लो ये अलग अलग है, C1 एनोड का और C2 कैथोड का ना, 1 फॉर एनोड, तो मैं ऐसे लिखूंगा ये एनोड की ये कैथोड की, मैं ऐड करूंगा 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन बराबर है तो रिडॉक्स रिएक्शन सेल रिएक्शन लिख सकता हूं। क्या हो जाएगा, H2 प्लस 2HIN एक्वस, उधर भी H2 2HIN एक्वस, ये H2 रिएक्टेंट साइड का एनोड का है, ये HIN एनोड का है, ये HIN कैथोड का है, ये भी कैथोड का है, और 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन उड़ गए, डन। अब मैं इसको इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल लिखूंगा तो इलेक्ट्रोलाइट की कॉन्सेंट्रेशन सेम कर दो इलेक्ट्रोड के अलग, ठीक है, मैंने जनरलाइज लिखा है C1 इज इक्वल टू C2 फॉर इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल। अब बताओ मुझे यहां से n की वैल्यू क्या लिखोगे, 2, अगर ये लिख रहे हो इस पूरे को 2 से, बताओ इसका E नोट क्या है, 0, IUPAC ने बोला है तो इसका E नोट -0, तो E नोट सेल क्या हो गया, 0 + 0 = 0, वो तो कॉन्सेंट्रेशन सेल में हरदम ही 0 होना है। इक्वेशन बस रिवर्स कर दो, कॉन्सेंट्रेशन सेल में दोनों हाफ सेल रिएक्शन एक जैसी दिखेंगी, तो L की वैल्यू 2, Q की वैल्यू क्या हो गई, प्रेशर ऑफ H2 किसका है, ये 2 मतलब कैथोड, ये HIN किस में है, एनोड वाला है, इधर प्रेशर ऑफ H2 कौन सा है, 1 मतलब एनोड, और ये HIN किसका है, C2 मतलब कैथोड, ये है, तो ये क्या हो जाएगा, कैथोड मतलब P2, एनोड मतलब C1 की पावर 2, ये क्या हो गया P1, और कैथोड मतलब C2 की पावर 2, ये हो जाएगा, है ना। ये हो गया बेसिकली, जब इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोलाइट दोनों की कॉन्सेंट्रेशन अलग है, जनरलाइज तो ये हो गया Q की वैल्यू। अब इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल है तो क्या बोला है, इलेक्ट्रोलाइट की कॉन्सेंट्रेशन सेम है, C1 = C2, तो इसके साथ उड़ गया तो P2/P1 आ गया। अब E सेल नस्ट इक्वेशन लगाओ, E सेल = E नोट सेल माइनस 0.0591 डिवाइड बाई n की वैल्यू 2 log इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल के लिए तो सिर्फ P1/P2 ही बचा Q, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू 0.0591 डिवाइड बाई 2 log, माइनस कर देंगे इधर तो ऊपर आ जाएगा P1/P2, E सेल P2/P1, ये आ गया इधर P1, इधर आ गया ये P2 आ गया, तो ये P2/P1 आ गया, लॉग के अंदर Q P2/P1 प्लस करेंगे तो P1/P2। बताओ ये पॉजिटिव कब होगा, फॉर स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शन, ये ग्रेटर देन 1 होगा तो ही ये पॉजिटिव होगा, तो P1 मस्ट बी ग्रेटर देन P2। एनोड में हाइड्रोजन को ज्यादा प्रेशर से इंट्रोड्यूस करेंगे इन कंपैरिजन ऑफ कैथोड, वो कंडीशन ऑफ स्पॉन्टेनिटी आ गई। इसके लिए भी लिख लो, एनोड में ऑक्सीडेशन करवाना है, क्या रिएक्शन लिखोगे, 2Cl नेगेटिव गिविंग Cl2 + 2 इलेक्ट्रॉन। कैथोड में रिडक्शन करवाना है तो क्या लिखोगे, रिडक्शन में Cl 0 से Cl -1 में जाएगा तो Cl2 + 2 इलेक्ट्रॉन गिविंग Cl नेगेटिव, ये CH3 की रिएक्शन होगी। H2 HIN को उड़ाना मत आपस में। तो जब कॉन्सेंट्रेशन सेल के क्वेश्चन आते हैं ना, एक बहुत मस्त चीज होती है, अरे कम से कम नस्ट इक्वेशन में E नोट सेल तो 0 हो गया, एक वैल्यू तो फिक्स हो गई 0,
अब देखो ये कॉन्सेंट्रेशन सेल को जिस तरह मैं अभी आपके सामने पेश करूंगा तो यू विल रियली रियलाइज इट, एंजॉय इट। ई सेल, सेल पोटेंशियल किसके ऊपर डिपेंड करता है? ई नोट सेल की वैल्यू कुछ हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस ले लें, क्यू, इसकी कुछ वैल्यू होगी, वो इसकी टर्म की वजह से होगी, इसकी टर्म में। यहां पे क्या आती है? कॉन्सेंट्रेशन एंड प्रेशर्स आते हैं यहां पर, और ई नॉट। इफ इसकी वैल्यू कुछ होगी, कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू कुछ होगी, तो ही सेल ईएमएफ होगा और सेल काम करेगा। इस सेल की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो सेल काम करेगा। मान लीजिए ये जीरो है, मान लीजिए ये जीरो है, तो सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन की वजह से ही, सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस की वजह से ही क्योंकि वैल्यू नॉट इक्वल टू 1 है, 1 हो जाएगी तो ये log 1 की वजह जीरो हो जाएगा। तो कॉन्सेंट्रेशन की वजह से ही, कॉन्सेंट्रेशन, प्रेशर, प्रेशर भी कॉन्सेंट्रेशन लेके चलो गैस के लिए, कॉन्सेंट्रेशन मतलब प्रेशर लेके चलो आप ना, एक्टिव मास मतलब कॉन्सेंट्रेशन। तो कॉन्सेंट्रेशन और एक्टिव मास अलग अलग है, उसकी वजह से इसकी वैल्यू 1 के अलावा कुछ और है, तो ही ई सेल की वैल्यू आ रही है आपकी नॉन जीरो वैल्यू। तो इट इज ओनली ड्यू टू कॉन्सेंट्रेशन, सेल ईएमएफ इज देयर, सेल पोटेंशियल की वैल्यू सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन की वजह से है, तो उसको कॉन्सेंट्रेशन सेल बोलेंगे। सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन की वजह से हो गया तो सेल ईएमएफ, सेल पोटेंशियल सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस की वजह से है तो उसको कॉन्सेंट्रेशन सेल बोलेंगे, और सिर्फ इसकी वजह से है तो इसको जीरो पुट करना पड़ेगा, इसलिए ई नोट सेल कॉन्सेंट्रेशन सेल के लिए जीरो होगा। नाम से ही मतलब समझ में आता है। दोस्तों लेट अस स्टॉप हियर, थोड़ा सा डिस्कशन हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का और करेंगे, बहुत छोटा सा चैप्टर इज 100% ओवर, except doing some numerical practice हम और कर सकते, definitely we have done only a few numericals on this, but चैप्टर बहुत ज़्यादा डिटेल में हो गया है। डायरेक्टली हाफ शेल रिएक्शन सबकी ध्यान होनी चाहिए, और हाफ शेल रिप्रेजेंटेशन सबका पहचान में आना चाहिए कि इसके आपने हाफ शेल रिप्रेजेंटेशन देते हैं, इसकी हाफ शेल रिएक्शन ये, और वो हाफ शेल रिएक्शन से फिर एन और क्यू की वैल्यू नस्ट इक्वेशन पुट करो और हर न्यूमेरिकल सॉल्व करो, बस यही है पूरा गैल्वेनिक शेल के न्यूमेरिकल सी है। थर्मोडायनेमिक्स के रिलेटेड कोई क्वेश्चन आते हैं तो वो सब मैंने बता ही दिए हैं, उसमें ऐसा कुछ है नहीं, दैट्स ऑल। जब मेटल इंसोल्यूट एनाइन टाइप का हाफ शेल है तो उसको आप मेटल आयन की तरह ही लेकर कर लो, आपकी लाइफ आसान हो जाएगी, है ना। और KSP इज इक्वल टू IP स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट की में सैचुरेशन की कंडीशन आपको लगानी ही होगी, उसका इक्विलिब्रियम जब होता है स्पेरिंगली सॉल्युबल सोल्टी हाइड्रोक्साइड का, तो दैट विल ऑलवेज बी यूज्ड। थैंक यू वेरी मच, लेट अस स्टॉप हियर गाइस, कीप स्माइलिंग, कीप लाफिंग। जय हिंद, जय भारत।